हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया है। एक लेक्चर आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने नोट्स भी बाकायदा बना लिया होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का दूसरा लेक्चर है और फिलहाल हम लोग जो भी राष्ट्रीय स्तर की यानी कि अपने देश स्तर की घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये समाप्त होगी फिर हम अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे यानी कि साइंस टेक पढ़ेंगे, जो भी करंट की घटनाएं हैं। ठीक है, चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थान हैं, ठीक है, या जो भी और चर्चित चीजें हैं तो उनके बारे में, जैसे आर्थिकी है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज, खेल है, प्रमुख घटना है, यात्राएं हैं, मतलब कि भारत के जो प्रमुख राजनायक हैं उन्होंने यात्राएं की हैं, या किसी दूसरे के राजनायक आए हैं उन्होंने यात्राएं की हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पूरा सेगमेंट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि 8, 10 या 12 लेक्चर में आपका पूरा यानी कि साल भर का, पिछले जून से लेकर के और अब तक का सारा करंट अफेयर्स A to Z तैयार हो गया है। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं, यहीं से आने वाले हैं। मैं आपको टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा ताकि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाए कि हम जो है कितने प्रश्न सही कर सकते हैं और किस तरीके से, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। करंट अफेयर्स में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो देखते रहिए, साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, पॉलिटी की कक्षाएं भी लगातार आपको मिली रही हैं। ठीक है, तो पॉलिटी और करंट अफेयर्स चलता रहेगा। जैसे ही करंट अफेयर्स समाप्त होगा वैसे ही हम कुछ नया विषय शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो साइंस पढ़ाना शुरू कर देंगे या फिर कोई और विषय पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब तक हम लोग की परीक्षा की डेट आती है जून या जुलाई तक, तब तक हम बेहतर स्थिति में होंगे। जीएस भी हमारा तैयार हो गया होगा और करंट अफेयर्स भी तैयार हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक आप लोगों से बात करनी थी, कुछ चर्चा करनी थी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कमेंट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोलते हैं सर कि जो है क्वालिटी अच्छी से, आप एक बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी डर लगेगी। कभी कभी एकदम से बोर्ड पर ब्लर हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना, आपको लिखने में परेशानी होती है। ठीक है, और वॉइस भी प्रॉपर नहीं आती है। तो कई सारे लोग हैं, मतलब अपना अपना मत है, अपने अपने विचार हैं। ठीक है, हम सबके मतों का, विचारों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं सर जो है कैमरा ले लीजिए और जो लैपटॉप ले लीजिए सर, अच्छी क्वालिटी हो, माइक हो। ठीक है, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करने को तैयार हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पता नहीं कहाँ से लोग मेरा पर्सनल फोन नंबर पा जाते हैं और मतलब मुझे कॉल किया कई लोगों ने, नहीं कई लोगों ने मुझे कॉल किया है और हमारे व्हाट्सएप पे कई लोगों ने जो मुझसे चैटिंग की है, बात की है कि सर हम स्वेच्छा से कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, यानी कि आप कैमरा ले लें और माइक ले लें, सबको सारा सिस्टम लगा लें और मतलब बाकायदा विधिवत तरीके से अच्छे से पढ़ाएं, यहाँ तक कि डिजिटल बोर्ड भी हो। ठीक है, तो आपको मेरा नेचर तो पता ही है कि हमारा शायद जान गए होंगे, 2-4 महीने में अच्छी तरह जान गए होंगे। ठीक है, कि हम ये सब कुछ करेंगे, डिजिटल बोर्ड भी होगा, कैमरा भी होगा, लैपटॉप, माइक, सब कुछ होगा, लेकिन समय का इंतजार है। ठीक है, मैं पहले देखिए इतना सारा लिखता हूँ, पहले मैं मैटर कलेक्ट करता हूँ, फिर लिखता हूँ, है ना, फिर आपको पढ़ाता हूँ, फिर स्वयं बोर्ड भी साफ करता हूँ। ठीक है, फिर उसको एडिट करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, उसको पूरा तैयार करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, तब जाकर के आपको देता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता होगा। ठीक है, जो वीडियो 10 या 15 मिनट का होता है, ठीक है, सारा अगर देखा जाए तो कम से कम ये 3 से 4 घंटे ले लेता है एक वीडियो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं मेहनत करता हूं, मेरी मेहनत अगर रंग लाई, अगर आप सफल हो गए, अधिकारी बन गए, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वही होगी। ठीक है, और रही बात जो आपके आर्थिक सहयोग की, ठीक है, तो देखिए अगर हम आप आर्थिक सहयोग ले भी ले, ठीक है, तो ऐसे लॉकडाउन में हम कहां से कैमरा लाएंगे, कहां से डिजिटल बोर्ड लाएंगे, बताइए, कौन लाके मुझे देगा? संभव नहीं है ना। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसा हम करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि आप ही लोग, अगर मैं ले भी लूं, ठीक है, हालांकि लूंगा तो आपके काम में ही लगा दूंगा, ठीक है, या चैनल में ही लगा दूंगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं, हम किसी का मुंह तो नहीं पकड़ लेंगे। ठीक है, कहने वालों की कमी नहीं है ना। बाकी चैनलों का मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो बाकी के चैनल है आप हाल देख ही रहे हैं कि वहां लोग मतलब इस तरह से पैसे मांग करके और मतलब अपनी तौहीन कराते हैं। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोल पाए, मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं।
और जितना आप मुझे सम्मान देते हैं ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आप मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। हाँ, अगर भविष्य में ऐसा कभी मौका हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं प्रयागराज में हूँ और यहीं पर सारा सिस्टम लगा के रखा है जो भी है, और अभी जब जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो जल्दी ही हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर सेटअप लगाना भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर 1-2 महीने के लिए लगा भी लिया सेटअप, ठीक है, सारा स्टूडियो बनवा भी दिया, ठीक है, 2-4 लाख रुपए खर्च भी कर दिए और फिर 2 महीने बाद उखाड़ना पड़ेगा, लखनऊ ले जाओ, ठीक है, तो बड़ी समस्या होगी, ठीक है, काफी मतलब नुकसान हो जाएगा। तो 1-2 महीने अभी रुक जाते हैं, जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचूंगा, लखनऊ में सारा सेटअप बाकायदा लगेगा, ठीक है, और फिर मुझे अगर आपकी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे मैं जरूर कहूंगा, ठीक है, और कहूंगा भी, और वो आप ही मैनेज करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल ना लेने वाला हूं, ना इसमें कोई मेरा हस्तक्षेप, जो भी होगा वो आप लोग ही करेंगे, ठीक है। मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना, आपको ज्ञान देना, आपको गाइडेंस देना। मेरा काम फीस लेना बिल्कुल नहीं है, मेरा काम आपसे कोई सहयोग लेना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वैसा पर्सनली कोई सहयोग होगा तो हम से जरूर मांगेंगे, ठीक है, लेकिन ये सहयोग कभी नहीं, आर्थिक इकोनॉमिक सहयोग कभी नहीं, ठीक है। आप लोग स्वयं करिए, आपका चैनल है, आप मैनेज करिए, ठीक है, आप व्यवस्थाएं लगाइए, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा, आपको सेवाएं दूंगा, ठीक है, और बल्कि मुझसे जो हो सकेगा मैं खुद इसमें लगाऊंगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए दिमाग में कि हम आपसे कुछ मांगेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस एक बार नहीं 10 बार कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं, कभी नहीं, ठीक है। तो चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं और आज हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के दूसरे लेक्चर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ सुरंगा बावड़ी, ठीक है। देखिए बावड़ी क्या होता है? बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है, ठीक है, जो इसका जो मतलब एकदम शुद्ध शब्द है, ठीक है। बावड़ी क्या होता है? एक सीढ़ीदार कुआं होता है, ठीक है, यानी कि आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जा करके पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले के जो शासक हुआ करते थे, ठीक है, तो वो उनके रानी महारानी हुआ करती थी, तो वो नीचे नीचे महलों के अंदर से जाती थी और कुएं के पास नहा करके, वहां स्नानागार होता था, नहा के चली जाती, मतलब उनको कोई देख नहीं पाता था, अपना पर्दे में रहती थी, ठीक है, और वही कुएं पे नहाती थी। तो जो सुरंगा बावड़ी है ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है और इसको हाल ही में न्यूयॉर्क के एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसको विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया, ठीक है। यानी जो भी विश्व के स्मारक हैं, ठीक है, तो यानी कि जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं, तो उनकी निगरानी की जाए, उनको मतलब ठीक ठाक स्थिति में रखा जाए, ताकि मतलब वो पर्यटन के लिहाज से या मतलब ऐतिहासिक धरोहर के लिहाज से उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो न्यूयॉर्क के गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसको विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है। छोटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको जरूर सुनिएगा। और ये भूमिगत सुरंगों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने वाली प्रणाली है, ठीक है। यानी कि भूमिगत मतलब जमीन के नीचे नीचे सुरंगें हुआ करती थी और मतलब वहीं से जो पानी की आपूर्ति करने के लिए इसकी व्यवस्था थी, तो पानी की आपूर्ति करने वाली प्रणाली थी। और इसका जो निर्माण है वो आदिल शाही शासक थे, उन्होंने 16वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। तो ये हाल ही में चर्चा में ये जो है जो ऐतिहासिक स्थल है ये चर्चा में रहा है। तो याद रखिएगा कि सुरंगा बावड़ी इसका नाम है, कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है और 16वीं शताब्दी में आदिल शाही प्रथम ने इसको बनवाया था, ठीक है, और विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल इसको किया गया, ठीक है। इसके बाद है देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक, ठीक है। यानी कि जो ई कचरा है, ई कचरा क्या होता है? जिसके जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर, बैटरी, चार्जर, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है। इसी को जब ये खराब हो जाता है तो उसको कहा जाता है ई कचरा, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर खराब हो गया, उसको आप क्या करेंगे? फेंकेंगे ही, ठीक है। यानी कि जो फेंकते वो क्या है? वो कचरा है, ठीक है। अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था तो वो क्या है? ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ठीक है। तो इसी के जो है ट्रीटमेंट के लिए एक जो है देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में ये खोला गया है। और यहाँ पर जो ई वेस्ट की प्रोसेसिंग की जाएगी, ठीक है, यानी प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करके जो है
उसको विभिन्न कई सारी चीजों बदल दिया, उनको तोड़ फोड़ के मतलब जो है जो भी पर्यावरण के लिए या ह्यूमन के लिए नुकसान वाली चीजें ना हो इस समय तोड़ करके उसको नष्ट कर दिया जाएगा। और जिस वेस्ट की प्रोसेसिंग संभव नहीं होगी, ठीक है, यानी कि जो भी ई वेस्ट है, ई कचरा है, उसकी प्रोसेसिंग संभव नहीं है तो उसका उपयोग कबाड़ से जुगाड़ में किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कबाड़ जो है तो उससे मतलब कुछ जुगाड़ करके कुछ ऐसी चीज बना दी जाएगी, कोई कलाकृति बना दी जाएगी ताकि मतलब उसको उपयोग में लाया जा सके, ठीक है। पहले कोशिश तो ये की जाएगी कि मैक्सिमम ई कचरे को उसको निस्तारित किया जा सके, और जो निस्तारित नहीं हो सकता है तो उसको कबाड़ से जुगाड़ माध्यम से ऐसी कलाकृति बना दी जाएगी कि उसको उपयोग में लाया जा सके। कहाँ पर खोला गया? भोपाल में। और अगला है टिक्की मौसी शुभंकर, ठीक है। टिक्की मौसी शुभंकर देखते हैं क्या है। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका अनावरण किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों व महिलाओं के पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। यानी जो भी महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं तो उनको पोषण के बारे में जानकारी देना। तो इसकी शुभंकर को इंग्लिश में कहते हैं मैस्कॉट, ठीक है। तो शुभंकर टिक्की मौसी के नाम से शुभंकर जारी किया गया है। और ये क्या है? एक बच्चे की दूसरी माँ के संदर्भ में शुभंकर को यह नाम दिया गया, ठीक है। यानी कि जैसे एक बच्चे की दूसरी माँ के संदर्भ में शुभंकर को यह नाम दिया गया, ठीक है। तो शुभंकर मतलब होता है कि मतलब कुछ अच्छा हो और उसी के हिसाब से या उसी के अनुसार चीजों को किया जाए, ठीक है। तो टिक्की मौसी, तो आप बस ध्यान रखिएगा टिक्की मौसी शुभंकर कहाँ है? उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में इसका अनावरण किया गया। उद्देश्य क्या है? बच्चों और महिलाओं के पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। और क्या अगला देखिए, चेनानी नासिर सुरंग, ये कहां पर? जम्मू कश्मीर में है। और अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है और ये देश की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और ये NH44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। देश की सबसे लंबी सुरंग, ध्यान रखिएगा, चेन्नई नासिर, जम्मू कश्मीर में। इसका अगला है ई सिगरेट पर प्रतिबंध हेतु अध्यादेश, ठीक है। ई सिगरेट क्या होता है ये अभी आपको हम तुरंत बताएंगे क्या है। और अध्यादेश क्या होता है आपको पता है, जब पता ही होगा कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई जो है आदेश तत्काल लाना होता है या तत्काल आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति के दस्तखत के यानी कि हस्ताक्षर करा के उस आदेश को लाया जाता है, तो उसे कहते हैं अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अध्यादेश को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति जारी करता आपको पता ही होगा। तो राष्ट्रपति द्वारा ये 18 सितंबर 2019 को इसकी मंजूरी दी गई है। और इसमें है क्या कि भारत के किसी भी हिस्से में ई सिगरेट के उत्पादन, आयात, निर्यात, निर्माण, वितरण, बिक्री, विज्ञापन आदि अगर कोई करता है तो उसको संज्ञेय अपराध माना जाए। क्या क्या? ई सिगरेट का उत्पादन करता है, आयात निर्यात करता है, निर्माण करता है, वितरण करता है, बिक्री करता है या फिर विज्ञापन करता है तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा, ठीक है। और अगर पहली बार कोई इसका उल्लंघन करता है तो 1 वर्ष की सजा या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अगर कोई करता है तो फिर 3 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये 3 वर्ष और 5 लाख एक साथ है, ठीक है। और यहाँ पर 1 वर्ष की सजा या फिर 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब देखिए ई सिगरेट क्या होता है, ठीक है। तो ई सिगरेट क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। और इसमें क्या है? निकोटीन भरा होता है, ठीक है। निकोटीन क्या पाया जाता है? तंबाकू पाया जाता है, ठीक है। तो निकोटीन जब गर्म होता है तो वो एरोसोल के रूप में, ठीक, किस रूप में? एरोसोल के रूप में हमारे शरीर में जाता है जिससे कि नशा हो जाता है, ठीक है। निकोटीन आपको पता है तंबाकू में होता है, ठीक है। तो वही निकोटीन एरोसोल के रूप में कन्वर्ट होकर के बैटरी के माध्यम से गर्म होता है और उसको लोग जो है जैसे हुक्का वगैरह आपने देखा होगा, इसी तरीके से जो है ई सिगरेट लोग पीते हैं, ठीक। बाकी आप मत जानिए ज्यादा आपको कौन सा पीना है, ठीक है, छोड़िए। तो और अगला है देखिए, भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय, ध्यान रखना आपको, भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में जो है इसके बारे में घोषणा की है कि दिल्ली में भारत का पहला राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, राजकीय खेल विश्वविद्यालय, ठीक है। खेल यानी कि स्पोर्ट। और जो इसके चांसलर होंगे वो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वही होंगे और जो इसका कुलपति होगा उसकी जो योग्यता है वो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, उसके पास किसी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का खिलाड़ी भी होना चाहिए। और
जो भारत का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहां पर खुला है, ये है मणिपुर में। ये भी जानकारी आप ले लीजिए कि मणिपुर में क्या है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, जबकि ये क्या है, ये राजकीय खेल विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत आयोडीन सर्वेक्षण 2018-19, ये एक रिपोर्ट है, अभी हाल ही में जारी की गई है। किसने की है, न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल द्वारा ये भारत आयोडीन सर्वेक्षण 2018-19 रिपोर्ट जारी की गई है। क्या इसमें बताया गया कि 76.3% भारतीय परिवारों में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए कितना जरूरी है कि आयोडीन युक्त नमक आप खाएं, ठीक है, बहुत जरूरी है। घेंगा रोग होने से बचाता है, शरीर में और भी कई बीमारियां विखादों से बचाता है, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 76% लोग ही आयोडीन नमक का इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी के नहीं कर रहे हैं। सभी को करना चाहिए, मेरा मैसेज है सभी के लिए। आयोडीन नमक ये 76.3%, और जहां सबसे कम होता है वो है तमिलनाडु में मात्र 61.9%, आंध्र प्रदेश में 63.9%, राजस्थान में 65.5% ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और जो सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है, याद रखना है, सर्वाधिक नमक उत्पादक का गुजरात है 71%, दूसरे नंबर पर राजस्थान है 17%, 17%, और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है 11%, ठीक है। यानी कि सॉरी तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु है 11% के साथ तीसरे स्थान पर। और देखिए तमिलनाडु नमक उत्पादन में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद भी जो सबसे कम आयोडीन नमक खाता है वो तमिलनाडु खाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी कि उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सबसे कम है। अगर देखें, हज प्रक्रिया की पूरी तरह डिजिटल हो गई 100%, ठीक है। और भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया, 100% डिजिटल हो गई है। और अब भी कुछ भी अब जो भी आवेदन करना होगा ऑनलाइन करना होगा, ई वीजा, हज पोर्टल, मतलब जो भी जानकारी लेनी हो सब कुछ ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो सऊदी अरब है और भारत सरकार है, तो दोनों के मध्य समझौता हुआ है। तो अब जो हज यात्री जाएंगे वो सारी चीजें उनकी ऑनलाइन होंगी, डिजिटल रूप में होंगी। और भारत ये विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने हज प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखें, लाल डोरा प्रथा से मुक्त सिरसी गांव, ठीक है। सिरसी गांव, लाल डोरा प्रथा क्या है अभी तुरंत बताएंगे आपको, पहले देखिएगा। तो हरियाणा का जो एक करनाल जिला है और वहां पर एक गांव है सिरसी गांव, ठीक है। क्या गांव है, सिरसी गांव है, हरियाणा के करनाल जिले में ये पड़ता है। तो 26 जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये घोषणा की है कि अब सिरसी गांव को जो है लाल डोरा प्रथा से मुक्त कर दिया जाएगा। और ये भारत का पहला ऐसा गांव है जो लाल डोरा प्रथा से मुक्त होगा। अब क्या होगा, ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का टाइटल डीड, ठीक है, टाइटल डीड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। एक तरह का ये जो है एक लेटर होगा उनको, ठीक है, दे दिया जाएगा। और टाइटल डीड प्रदान से क्या होगा कि अब वो लोग अपनी जमीन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और उस जमीन के ऊपर ऋण भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रक्रिया है क्या। तो ये जो अंग्रेजों के द्वारा सन 1908 में प्रारंभ की गई थी, ठीक, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा 1908 में प्रारंभ की गई थी। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें होता क्या था कि खेती की जमीन के साथ स्थित गांव की आबादी के बाहर लाल लाइन खींची जाती थी, ठीक है। यानी कि जो खेती है और जो जमीन है यहाँ पर अंदर, तो ये लाल लाइन खींचती, ठीक है। और लाल डोरे के अंदर लोग कब्जे के मालिक, ठीक। और जो ये लाल लाइन है, जो इसके अंदर के लोग हैं, ये कैसे हैं, ये जमीन के मालिक हैं, इनका कब्जा है। और जो ये इसके बाहर लोग हैं, इनका कब्जा नहीं है, ठीक है। खाली जमीन पर खेती कर सकते हैं, जो भी अनाज उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन जमीन को बेच नहीं सकते हैं, उस पर ऋण नहीं ले सकते, मतलब कि उनका कानूनी अधिकार नहीं था, ठीक है। तो अब इस लाल डोरा प्रथा को खत्म कर दिया गया है। अब जिसकी जमीन है उसके नाम पहुंच जाएगी, उसको टाइटल डीड मिल जाएगा, मतलब उसके नाम जमीन हो जाएगी और उसको बेच सकता है, खरीद सकता है, उस पर ऋण भी ले सकता है, ठीक है। तो ये तो एक पहल है अभी इस गांव में हुई है। इसके अलावा करीब 22 जो जिले हैं तो उसके करीब 110 पंचायतों में ये प्रणाली लागू होगी और सभी को सिर्फ ये जो लाल डोरा प्रथा है इससे मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है, हरियाणा के करनाल जिले का सिरसी गांव है,
ये लाल डोरा प्रथा से ग्रस्त था, अब इसको यहाँ से मुक्त कर दिया गया है। भारत का पहला ये गांव हो। अगला देखें, सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। ठीक है, सीएनजी का है गैस है, फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो गुजरात के भावनगर जिले में एक टर्मिनल बनेगा। ठीक है, टर्मिनल का मतलब ये होता है वहां से जो है गैस का उत्पादन होगा, वहां पर भंडार जो भी वगैरह जो चीजें होंगी, मतलब उससे संबंधित जो भी सीएनजी से संबंधित जो काम होगा, ठीक है, उसका निष्कर्षण और उसको जो है भंडार वगैरह वहां से लाया जाएगा। ठीक है, आयात निर्यात वहां से होगा, तो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा। ठीक है, यानी सीएनजी निकलेगी, वहां पर इकट्ठी होगी, उसको फिर देश के अन्य हिस्सों में ले जाया जाएगा और ये विश्व का ऐसा पहला टर्मिनल होगा। ठीक, कहां पर बनेगा, गुजरात के भावनगर जिले में ये बनेगा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, ये आप याद रखिएगा, विश्व का पहला होगा। और अंतिम न्यूज हमारे पास है कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु। ठीक है, ये जो है श्योक नदी पर एक सेतु बनाया गया है। ठीक है, और जो सेतु नदी श्योक नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है और इस पुल की लंबाई है लगभग 430 मीटर। ये पूर्वी लद्दाख के दुर्बुक को दौलत बेग ओल्डी इलाके से जोड़ेगा। यह पुल ऐसा है कि सभी मौसमों में कनेक्टिविटी दे सकता है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो सब में। और जो इसका नाम है वो वहाँ के जो कर्नल थे, कर्नल चिवांग रिंचेन, ठीक है, तो बहुत ही मतलब साहसी सेना में अधिकारी थे। ठीक है, काफी उन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं, तो उनकी सेवा के लिए उनको जीवन काल में 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनको लद्दाख का शेर भी कहा जाता था। और कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बेसिकली श्योक नदी, ठीक है, और किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, लंबाई 430 मीटर है, कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा लेक्चर करंट अफेयर्स का। इसके बाद भी ऐसे कई सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, वही तो बहुत सारा बाकी स्टार्टिंग अभी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।